Assalamu alaikum friends. Today in this video we will talk about vitamin B9, B12 and vitamin C. First of all we will discuss vitamin B9. Vitamin B9 is also called folic acid or folate. It is a very important vitamin for cell growth, DNA formation and blood cell production. Now talking about its functions, it helps in the formation of DNA and RNA. विटामिन B9 DNA और RNA के बनने में हेल्प करता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन रेड बोन मैरो. आप जानते हैं कि ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनती हैं, तो वहाँ पर ब्लड सेल्स को बनने के लिए विटामिन B9 की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर RBC को बनने में विटामिन B9 का बड़ा रोल होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में विटामिन B9 का बड़ा रोल है और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के अंदर इसकी बहुत ज़रूरत होती है. Vitamin B9 is quickly absorbed from the upper part of the small intestine. अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अपर पार्ट में इसकी क्विक एब्जॉर्प्शन हो जाती है. अगर हम इसके सोर्सेज की तरफ देखें तो वहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं लाइक स्पेनिच, फ्रूट्स आते हैं, एग्स आते हैं, मीट आता है, मिल्क आता है, बीन्स और सीरियल्स भी आते हैं. और एक बात आपने याद रखनी है कि जो विटामिन B9 होता है वो ओवर कुकिंग से डिस्ट्रॉय होता है, बिकॉज यू नो कि इट इज़ ए हीट सेंसिटिव विटामिन और हीट अनस्टेबल विटामिन, यानी ये हीट को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक, और उससे ये डिस्ट्रॉय होता है. So we should avoid overcooking in order to preserve the vitamin B9. अगर हम इसकी डिफिशेंसी की बात करें तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कॉमन होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर बॉडी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं. बॉडी रिक्वायरमेंट्स इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में वॉम के अंदर फीटस होता है और उसके लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरत होती हैं और माँ की बॉडी रिक्वायरमेंट्स जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है वो बढ़ जाती हैं. और लैक्टेशन में भी वो मिल्क प्रोवाइड कर रही होती हैं और इस एतबार से भी बॉडी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, तो उसमें विटामिन B9 की डिफिशेंसी हो जाती है. ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि इट कॉजेज़ मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया. इसकी डिफिशेंसी से मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है. एनीमिया का मतलब होता है RBCs कम हो जाना. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब विटामिन B9 की डिफिशेंसी होती है तो जो RBCs होती हैं वो इमेच्योर बन जाती हैं. ठीक है. इमेच्योर वो इस हिसाब से बनती हैं कि उनका जो साइज़ होता है नॉर्मल वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है. और इसी वजह से इन्हें मेगालोब्लास्ट कहा जाता है. ठीक है. और वो सेल्स इमेच्योर होती हैं, किसी काम के लायक नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं कि RBCs कम हो गई और उस एतबार से दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज़ कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया. During pregnancy, deficiency may lead to neural tube defects such as spina bifida. ठीक है. प्रेगनेंसी के अंदर इसकी डिफिशेंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं. Now what are neural tube defects? Neural tube defects are simply the birth defects of spinal cord
एंड ब्रेन। ठीक है, तो जो बेबी होता है उसको कोई प्रॉब्लम होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, लाइक स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पूरा कवर नहीं होता है, बल्कि वो खुला ही रहता है। ठीक है, तो वो एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि मदर के अंदर विटामिन B9 की डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, अच्छा, और एक बात यह है कि इट इफ इट इज़ डेफिशिएंसी सीवियर इट मे कॉज इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। ठीक है, इसकी अगर सीवियर डिफिशिएंसी हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसीव। ठीक है, और स्टेरिलिटी का मतलब है कि परमानेंट इनफर्टिलिटी हो जाना। ठीक है, तो ये इसकी सीवियर डिफिशिएंसीज में हो जाती हैं। सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी recommended from 4 weeks before conception up to 12 weeks of pregnancy। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसे 4 हफ्ते पहले ही जो है विटामिन B9 लेना चाहिए, और कहाँ तक लेना चाहिए, अप टू द 12 वीक्स। ठीक है, ताकि विटामिन B9 की डिफिशिएंसी ना हो। अगर हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ICMR 2010 एक अडल्ट को पर डे 200 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन B9 लेने चाहिए, और प्रेगनेंसी में 500 माइक्रोग्राम्स पर डे ले जाने चाहिए, एंड इन लैक्टेशन इट शुड बी टेकन 300 माइक्रोग्राम्स पर डे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, और another vitamin is vitamin B12 which is also known as कोबालामाइन। ठीक है, तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक है मिथाइल कोबालामाइन और एक है साइनोकोबालामाइन। ये जो मिथाइल कोबालामाइन होता है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो साइनोकोबालामाइन होता है ये सिंथेटिकली बनाया जाता है, और हम इसे कहाँ पे बनाएंगे, लैब में बनाएंगे। ओके, विटामिन B12 is a unique vitamin because it contains cobalt and is essential for nerve function and blood formation। बोल रहा है कि जो विटामिन B12 है ये एक यूनिक विटामिन है, सॉरी, यूनिक इस एतबार से है कि इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, और ये नर्व फंक्शन और ब्लड फॉर्मेशन के लिए निहायत ज़रूरी होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये DNA, RNA और ब्लड सेल सिंथेसिस के लिए उसमें ये मदद करता है, एंड इट मेंटेन्स हेल्दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें, इट रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक। ठीक है, तो इसे एब्जॉर्ब होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये पैराइटल सेल से निकलता है। पैराइटल सेल्स हमारे स्टोमक में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो जब इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है, और फिर वहाँ पर वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। ठीक, सो फॉर द विटामिन B12 टू गेट एब्जॉर्ब्ड इट नीड्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और उससे इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी, और वो आप आगे देखेंगे कि इससे फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल इलियम। ठीक है,
तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम की बात करेंगे तो उसी में ये उसी में ये अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो लिवर इसका बेस्ट सोर्स है। ठीक है, फिर किडनी आती है, फिर फिश, फिर एग, फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, और ऐसे ही मीट भी इसका एक अच्छा सोर्स है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि विटामिन B12 इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। विटामिन B12 प्लांट फूड्स में मौजूद नहीं होता है। ठीक, लाइक विटामिन डी में भी मैंने बताया था कि वो प्लांट फूड्स में ज़्यादा मौजूद नहीं होता है। ठीक है, या मौजूद ही नहीं होगा। इट इज़ हीट स्टेबल कंपेयर टू फोलिक एसिड। अच्छा, फोलिक एसिड हीट अनस्टेबल है, लेकिन ये जो विटामिन B12 होता है ये हीट स्टेबल होता है। और अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक रह सकता है। ठीक है, 30 मिनट्स तक ये रह सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल। ठीक है, इतना ही हीट स्टेबल है। अच्छा, अगर हम इसकी डिफिशियंसी की बात करें तो इट इज़ कॉमन इन पीपल ऑन प्योरली वेगन डाइट्स। ठीक है, ये ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो प्योरली वेगन डाइट्स खाने वाले हों। ठीक है, अच्छा, वेगन डाइट वो वाला डाइट होता है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। एज यू नो कि वी टेक एग्स, मीट, मिल्क और बाकी जो भी मतलब प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलेंगे, अगर हम उन्हें खा रहे हैं तो वी आर नॉट देन दी वेगन ईटिंग पीपल। ठीक है, लेकिन अगर हम खाने को इन तमाम चीज़ों से अलग करें तो वो डाइट वेगन डाइट बन जाता है। तो जो लोग वेगन डाइट खाने वाले हों उनके अंदर ये डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज विटामिन B12 तो इन्हीं के अंदर मौजूद होता है। जब वो इन्हें खाएंगे ही नहीं तो इन्हें कहाँ से विटामिन B12 मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इससे परनीशियस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, फिर से एनीमिया आ रहा है कि RBCs के साथ कोई मसला होगा। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है। अब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और विटामिन B12 जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, विटामिन B12 RBCs को बनने में मदद देता है। जब ये होगा नहीं तो RBC सही तरीके से नहीं बनेंगी और RBCs फिर से बड़ी हो जाएंगी और इमेच्योर बन जाएंगी, और उसी को परनीशियस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ इट सेज कि इट लीड्स टू नर्व डैमेज कॉजिंग नमनेस एंड टिंगलिंग इन फिंगर्स। ठीक है, इससे नर्व डैमेज भी होता है और उससे नमनेस और टिंगलिंग इन फिंगर्स होता है। अच्छा, नर्व डैमेज कैसे होता है? इसमें एक्चुअली यू कैन से माइलिन डीजनरेशन होता है। माइलिन डीजनरेशन, ओके। यू नो कि नर्व के अंदर माइलिन शीथ्स होते हैं। ठीक है, तो वो माइलिन शीथ्स यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन कॉल इट एज डीमाइलिनेटिंग लीजन एज वेल। ओके, तो वो यहाँ पर हो जाता है। इट मे कॉज इनफर्टिलिटी एंड इन्फेंटाइल ट्रिमर सिंड्रोम। अच्छा, ये इन्फेंटाइल ट्रिमर सिंड्रोम क्या है? इन्फेंटाइल ट्रिमर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो इन्फेंट्स में होता है, और इसके अंदर उनमें एक तो ट्रिमर्स आते हैं,
और दूसरा उनमें जो है एनीमिया हो जाता है। ओके, और इनफर्टिलिटी भी इससे होती है। अगर हम इसके डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो अडल्ट्स को पर डे 1 माइक्रोग्राम ही लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में इसे 1.2 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में लिया जाना चाहिए, एंड इन द लैक्टेशन इट शुड बी टेकन इन 1.5 माइक्रोग्राम पर डे। नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट विटामिन, और यहाँ पर हमारे सारे विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये पानी में डिज़ोल्व होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू द हीट। अच्छा, ये भी हीट को जो है टॉलरेट नहीं कर पाता है, उससे डैमेज हो जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इट इज़ एसेंशियल फॉर कोलेजन फॉर्मेशन विच सपोर्ट्स ब्लड वेसल्स, बोन्स, कार्टिलेज। ठीक है, आपने टिश्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यूज़ होते हैं। एक टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एक कंपोनेंट होता है कोलेजन। ठीक है, तो ये जो कोलेजन होता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या सबस्टेंस होता है। ठीक, ये ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, बोन्स को सपोर्ट करता है, और कार्टिलेजेस को भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये कोलेजन तब बनता है जब विटामिन सी होता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो इसके बनने में रुकावट आएगी। ठीक है, और जब इसके बनने में रुकावट आएगी तो ब्लड वेसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस और दीगर स्ट्रक्चर्स मुतासर हो जाएंगे। ठीक है, सो विटामिन सी इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि विटामिन सी एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, और फ्री रेडिकल्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करती हैं। ओके, अच्छा, जब ये हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज करती हैं, इनको ख़त्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट में से एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। सो इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इट हेल्प्स इन वोंड हीलिंग। अच्छा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वोंड हीलिंग में या किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद उसके लिए किस विटामिन की ज़रूरत है, तो उसका ऑप्शन होता है विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी का वोंड हीलिंग के अंदर बड़ा रोल है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक तो ये कोलेजन को बनाता है, और नंबर 2 ये कि विटामिन सी जो है इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा इसमें एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। ये हेमरेज को रोकता है। जब ये हेमरेज को रोकता है और इन्फेक्शन को रोकता है तो हमें तो यही चाहिए। ठीक, और ये यहाँ पर कोलेजन को भी बनने में मदद देता है, और ये जो मैंने कहा कि ये इन्फेक्शन को रोकता है, इस बिना पर इसे कॉमन कोल्ड के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। कॉमन कोल्ड, ओके, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स आयरन एब्जॉर्प्शन बाय कन्वर्टिंग फेरिक आयरन टू फेरस आयरन। देखिए, ये जो फेरस आयरन होता है इसको ये तब बनता है, आई मीन टू से कि अगर फेरिक आयरन होगा, ठीक, उससे एब्जॉर्बेबल फेरस आयरन में विटामिन सी कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जब वो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है। ठीक, वगरना फेरिक आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस एतबार से विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब होने में भी मदद देता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये भी मैंने बताया कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अच्छा, अगर हम विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो इसका जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। ठीक है, गावा भी इसका एक सोर्स है। साइट्रस फ्रूट्स, आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी साइट्रस या खट्टे फ्रूट्स होंगे
तो उनके अंदर विटामिन सी होगा ही होगा, ठीक है। लाइक ऑरेंज है, लेमन है, ठीक है, टोमेटो भी इसका एक सोर्स है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है। विटामिन सी इन वेजिटेबल्स इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। अच्छा, कुकिंग के दौरान विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज वी लर्न के जो विटामिन सी होता है ये हीट अनस्टेबल विटामिन होता है, और सबसे ज़्यादा हीट हीट अनस्टेबल विटामिन यही वाला विटामिन है, हीट अनस्टेबल विटामिन है। या ऐसा कहें कि इट इज़ मोस्ट हीट अनस्टेबल विटामिन, ठीक है। तो कुकिंग के दौरान ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस विटामिन को लें तो आप उस खाने को कुक ही ना करें, ऐसे ही खाएं, ठीक है। यू कैन टेक दिस साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन लाइक दिस, ठीक है। गावा भी आप जो है ले सकते हैं, टमाटो भी कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं। अब अगर आप टमाटो को कुक करेंगे फिर कहेंगे कि हमें विटामिन मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी चाहिए, टमाटो का वो सारा कुछ जो है ज़ाया हो गया होता है। अब अगर हम विटामिन सी की डिफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। जो स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक। अच्छा, स्कर्वी इसलिए होता है क्योंकि पुअर कोलेजन सिंथेसिस होती है, कोलेजन बनता नहीं है, ओके। इसके बाद सिम्टम्स ये आते हैं इसमें कि ब्लीडिंग होती है, सोलन गम्स होते हैं, ठीक, स्किन एंड जॉइंट ब्लीडिंग होती है, डिलेड वोंड हीलिंग होती है, एंड एनीमिया एंड वीकनेस हो जाती है। अब अगर विटामिन सी को इन एक्सेस लिया जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अब वो कैसे होता है, बेसिकली ऐसे होता है कि जब आप विटामिन सी को बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये विटामिन सी फिर विटामिन B12 को गट के अंदर डिस्ट्रॉय करता है, इसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय करता है, फिर जो बचा कुचा होता है बस वही एब्जॉर्ब होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये किडनी को कहता है, विटामिन सी जब एक्सेस में लिया जाए किडनी को कहता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बाहर निकालो, तो यूरिन में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एंड व्हेन यू चेक द यूरिन यू कम टू नो दैट देयर इज़ यूरिक एसिड एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज यूरिकोसूरिया, ठीक। तो इससे यूरिकोसूरिया भी हो जाता है। और नंबर 3 ये कि इससे ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स बनने के बड़े चांसेस रहते हैं, एंड ये इसलिए क्योंकि जो एक्सेस विटामिन सी होता है ये हो जाता है ऑक्सलेट में कन्वर्ट, ओके। और ये जो ऑक्सलेट में कन्वर्ट होता है फिर ये क्रिस्टलाइज होता है, और क्रिस्टलाइज होने के बाद ये स्टोन बनाता है, तो बन जाएंगी किडनी स्टोन्स, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसके डेली रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अडल्ट मेल और फीमेल दोनों को 40 mg पर डे विटामिन सी लेना है। प्रेगनेंसी में इसे 60 mg पर डे तक लिया जाना चाहिए, एंड इन द लैक्टेशन वी हैव टू टेक इट अप टू 80 mg पर डे, ओके। तो यहाँ पर हमारे सारे विटामिन्स कंप्लीट होते हैं। सारे वीडियोस में अवेलेबल नहीं है, मैंने कुछ इससे पहले भी पढ़ाए हैं, तो आई होप कि आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ये लेक्चर भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो थैंक यू सो मच।